Hello everyone, welcome to Foot Forward Education. This is me Balwinder Kaur and today we are going to discuss about the fundamental rights. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं और इस पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट यूनियन एंड इट टेरिटरी के बारे में बात करता है। सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो इस पार्ट 3 को आगे आर्टिकल्स में डिवाइड किया है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच जितने भी आर्टिकल्स आएंगे ये सभी डील करेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स किसको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडिविजुअल को ही दिए जाते हैं, ये कंपनी या फिर गवर्नमेंट को नहीं दिए जाते। सिर्फ इंडिविजुअल एक पर्सन को ही फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट को नहीं। अब बात करते हैं इसको फंडामेंटल राइट ही क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल्ड इट फंडामेंटल। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उससे के सब लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बढ़िया है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल्स प्रोवाइड किए गए हैं, हमको फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी सिचुएशन में आपके फंडामेंटल राइट्स कभी भी वायलेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल बोला गया है। सेकेंड है जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब होता है एनफोर्सेबल। तो इस जस्टिसेबल का मतलब होता है इन्फोर्सेबल। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल है बाय द कोर्ट। इसका मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की कोई वायलेशन करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच नहीं कर सकते, बट अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आप और किसी कोर्ट में ना जाने की बजाय सीधा ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। इससे भी पता चलता है कि हमारे राइट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। थर्ड पॉइंट है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, ताकि किसी भी स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से बचा जा सके। स्टेट में यहाँ पे पर्टिकुलरली लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात किया गया है, पार्लियामेंट के बारे में बात किया गया है कि अगर पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल के साथ कोई छेड़छाड़ करती है फंडामेंटल राइट के साथ तो वो आर्बिट्रेरी माना जाएगा, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं ये स्टेट के एक्शंस पर एक लिमिटेशंस लगाते हैं, ताकि स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स की किसी भी सिचुएशन में वायलेशन ना कर पाए। तो इसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसी वजह से इसको फंडामेंटल राइट बोला जाता है। और भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको फंडामेंटल बोला जाता है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की, किसी भी पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से उसको डेवलप करने के लिए उसकी पर्सनैलिटी को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे वो डेवलपमेंट मटीरियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मॉरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, किसी भी तरह की डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और एक केस है जिसका लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसका नाम है चंपकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इस केस में कहा गया कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कभी भी कन्फ्लिक्ट होंगे, कभी भी अगर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा तो प्रिवेल करेगा हमेशा फंडामेंटल राइट। इसकी वजह से भी हम समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ फीचर्स है फंडामेंटल राइट के। सबसे पहला है सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं सिटीजन को भी और नॉन सिटीजन को भी। फॉर एग्जांपल नॉन सिटीजन को 14 आर्टिकल भी है और सिटीजन को भी है, जो कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करता है। ठीक है, जो कि सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जाएगा। सिटीजन्स के बारे में बात करो तो सभी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये सिटीजन्स को ही मिले हैं। नॉन सिटीजन्स को आर्टिकल 14 प्रोवाइड किया जाएगा, 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30 ये सिर्फ सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ये नॉन सिटीजन को नहीं दिए जाएंगे। तो कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन को भी दिए जाते हैं और कुछ नॉन सिटीजन को भी। सेकेंड हम बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। अब इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट किसे बोलते हैं और क्वालिफाइड किसे बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। तो फंडामेंटल राइट हमें पूरी तरह से नहीं दिए गए, ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे आप सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस
रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं कर सकते कि इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी है। आप यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को बचाया जा सके। आप अगर आपके पास राइट है आर्टिकल 19 कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है आर्टिकल 19 में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। इसी वजह से रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगाता है। इसका मतलब है कि हमारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो वो है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन। ये मैंने आपको बता दिए थे पहले, एक बार फिर बता देते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं इंडिविजुअल को अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, ताकि स्टेट अपनी मनमर्जी ना कर सके, ताकि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ ना लेकर आए जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है फंडामेंटल राइट्स का। फोर्थ हम बात करते हैं नेगेटिव इन कैरेक्टर। तो फंडामेंटल राइट का नेचर पॉजिटिव नहीं है, इसका नेचर नेगेटिव है फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है डोंट डू दिस। नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कुछ करने से हमें रोका जाता है, ना कि हमसे कहा जाता है कि डू दिस, कि आप ये चीज़ करो। इसी में ये नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि ये स्टेट को आर्बिट्ररी एक्शन करने से रोकता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते जो कि फंडामेंटल राइट्स के, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स की अगेंस्ट है। इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ये नेगेटिव इन कैरेक्टर है। ठीक है। फिफ्थ है जस्टिसेबल बाय द कोर्ट। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एनफोर्सेबल है बाय द लॉ, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की कोई वायलेशन करता है तो आप सीधा ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, बाकी कोर्ट में जाने की बजाय। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये वही बात होगी कि ये प्रोटेक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि आपकी वायलेशन होगी तो आप डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हैं। सेवंथ है नॉट सेक्रोसेंट। सेक्रोसेंट का मतलब होता है परमानेंट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे फंडामेंटल सेक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। आप इसमें चेंजेस ला सकते हो। कभी भी पार्लियामेंट बाय द लॉ इसको रिपील कर सकता है। कोई भी लॉ लाकर पार्लियामेंट किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को रिपील कर सकता है। रिपील का मतलब है इसको ख़त्म कर सकता है। जैसे कि आपने एक केस सुना होगा, लैंडमार्क जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, श्रेया सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में कहा गया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो परमानेंट नहीं है, उसको उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इसी वजह से आईटी एक्ट के 66A सेक्शन को रिपील कर दिया गया। उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 सबसेक्शन F इसको रिपील कर दिया कि जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड था। तो ये सिर्फ इस लॉ को लेकर आने का, इसको रिपील करने का राइट सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ये भी आप याद रखें। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे फंडामेंटल राइट सेक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसको रिपील भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बट ऑर्डिनरी लॉ के साथ ये रिपील नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। एट्थ पॉइंट है सस्पेंडेड। ये आपको पता है कि फंडामेंटल राइट हमें अगर दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मिसयूज़ करने लगे। हम पर स्टेट कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लाता है, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लाता है, बट ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे उस केस में जब इमरजेंसी लगी होगी, जब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, जब वो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी कभी कहीं डिक्लेयर करेंगे, तब हमारे सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट द आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में और अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। इसको छोड़कर आपके सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। और आर्टिकल 9 तब सस्पेंड होगा अगर वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन हो, और दूसरी वजह आर्टिकल 19 नहीं सस्पेंड होगा जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, यानी कि जब आर्म्ड रिबेलियन हो तब कोई फंडामेंटल आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। बट अगर नेशनल इमरजेंसी है और वॉर एंड एग्रेशन की सिचुएशन है तब आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 9th है नॉट एप्लीकेबल ऑन आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस। ये भी आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। इनको कुछ प्राइवेसी रखनी होती है, तो ये फंडामेंटल राइट्स भी इनको ज़्यादा नहीं दी जाती। इनको जैसे राइट टू इक्वालिटी तो है बट डिस्क्रिमिनेशन होता है थोड़ा सा। ठीक है। ये आपको पता है कैसे होता है। 10th है मिलिट्री रूल। अगर कहीं पे मिलिट्री रूल लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तब भी आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं, आपके फंडामेंटल सस्पेंड हो जाते हैं, आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं रहता। ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।